नमस्कार मित्रों, आज मैं मिन्स्क में हुए शांति समझौते पर बात करूंगा। मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है और बेलारूस रसिया और यूक्रेन दोनों के सरहद पर है। यहाँ 2014 और 15 में दो समझौते हुए। एक को कहा जाता है मिन्स्क 1 और दूसरे को मिन्स्क 2। इसमें 4 भागीदार थे। एक तो यूक्रेन की सरकार थी, दूसरा वहाँ के विद्रोही जो सेपरेटिस्ट कहलाते हैं, और तीसरा और चौथा मीडिएटर थे, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। ये चारों थे। उस समय ये चारों ने मिलकर समझौता करने की बात की, लेकिन कारण क्या था, समझौता क्यों? तो इसके कारण के अंदर जानना पड़ेगा कारण को। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। 1991 में उस समय सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ था, कोलैप्स हो गया था। इसके 15 हिस्से हो गए थे। आज ये 15 जो टुकड़े हुए, ये 15 देश हैं। उसमें अमेरिका ने एक अच्छी बात की थी। उसने कहा था, वादा किया था कि हम इन 15 देशों में दखल नहीं देंगे, हम यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, यहाँ नेटो नहीं आएगा, औजार नहीं हम भेजेंगे और सेना भी नहीं भेजेंगे। लेकिन वे वादा साल 2 साल में वो वादा को भूल गए, नहीं निभाए। और अब तक में करीब 8 या 9 देशों में नेटो आ चुका है और सेनाएं वहाँ पर, बल्कि मिलिट्री बेस बना दिया गया है सब जगह। बहुत अधिक सेनाएं रख दी गई हैं वहाँ पर। बड़े बड़े मिसाइल लगा दिए गए हैं, यहाँ तक कि बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल भी। अब कहीं अगर यूक्रेन भी चला गया नेटो में और बेलारूस भी, तो समझिए कि रसिया के चारों तरफ सीमाओं पर अमेरिका की फौज या नेटो की फौज या उनके मित्रों की फौज खड़ी रहेगी। अब कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका के बॉर्डर पर रशियन की फौज पहुंच जाए, मैक्सिको में, कनाडा में, रसिया क्या हालत होगी? वही हालत आज अमेरिका क्या हालत होगी? वही हालत आज रसिया की हो रही है। 1962 में सोवियत यूनियन में बैलिस्टिक मिसाइल लगा दिया क्यूबा में। क्यूबा अमेरिका के नज़दीक है, लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं है जितना कि ये यूक्रेन और रसिया की सीमा है। तब अमेरिका बहुत परेशान हुआ था, कहता था कि हम तीसरा विश्व युद्ध कर लेंगे, 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। अभी अमेरिका इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, वादा उन्होंने नहीं निभाया। यहाँ तक तो चलिए ठीक भी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि यूक्रेन में प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था यानुकोविच। यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया। शिकायत ये थी कि यानुकोविच नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नेटो में चला जाए। अब इसके चलते क्या हुआ? रसिया को परेशान होना ही था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठ गया। तो रसिया ने 2 बड़े कदम उठाए। एक क्या किया कि क्राइमिया का एनेक्सेशन कर लिया, ये क्राइमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था। दूसरा, डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ जो विद्रोही हैं, जो वहाँ लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, उसको हम पूरी तरह समर्थन देंगे। ये 2 बड़ा कदम किया। नतीजा क्या हुआ कि युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, और भीषण लड़ाई विद्रोहियों के बीच में और यूक्रेन की सेनाओं के बीच में। नतीजा ये हुआ, यूक्रेन की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। अमेरिका की एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी सोवियत यूनियन के खिलाफ था। उसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। आज सोवियत यूनियन तो नहीं है, बिखराव हो गया है, लेकिन वो पॉलिसी अब भी है। वो पॉलिसी रसिया के खिलाफ चल रहा है। उस समय नेटो बना था, वो भी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। आज सोवियत यूनियन टुकड़ों में टूट गया है, लेकिन नेटो अब भी है। इससे जाहिर होता है अमेरिका क्या चाहता है। जो भी हो, मैं बात कर रहा था मिन्स्क में हुए शांति समझौते की। इन्हीं बैकग्राउंड में, इन्हीं कारणों से ये मिन्स्क में शांति समझौता हुआ। पहला मिन्स्क 1 में जो शांति समझौता हुआ, उसमें जो 4 हिस्सेदार थे, मैंने बताया उनका नाम। यहाँ पर
साइन किया सबने। जब सिग्नेचर हो गया तो खुशी मनाई गई, चलिए ठीक है, समझौता हो गया। लेकिन ये समझौते में जो 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट का रिजोल्यूशन था, उसे माना भी गया, सब कुछ हुआ, लगा कि अब वहाँ शांति आने ही वाली है। लेकिन ठीक उसी दिन शाम में ही समझौता पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, भंग हो गया, और युद्ध की विभीषिका फिर सामने आ गई। फिर लड़ाई शुरू हो गई, भीषण युद्ध शुरू हुआ, और फिर यूक्रेन की सेना पराजित हुई और बुरी तरह पराजित हुई। सारे सपने जो थे शांति के वो टूट गए। फिर से फ्रांस और जर्मनी भागे भागे आए, फिर से सबको बैठाया उसी मिन्स्क में और समझौता करवाया, शांति के लिए समझौता करवाया। इसे कहा जाता है मिन्स्क 2 का समझौता। यहाँ वही भागीदार थे। 13 पॉइंट का रिजोल्यूशन हुआ। उस 13 पॉइंट के रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें थी, सब बातें तो नहीं, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पहला तो था कि सीज फायर होना है, दोनों पार्टी उसको मानेंगे। दूसरा था विथड्रॉल ऑफ वेपन्स, ये जो औजार थे उसको वापस किए जाएंगे वहाँ से। दूसरा फॉरेन के जो फाइटर थे, कहा जाता है कि रसिया के फाइटर थे, वे भी वापस जाएंगे। और तीसरा था कि जो प्रिजनर्स हैं, जो पकड़े गए हैं सैनिक, उनको माफ़ी दी जाएगी, ये एमनेस्टी दिया जाएगा, और ये जो परेशानी है इसका पॉलिटिकल सेटलमेंट किया जाएगा, और जो रिबेल्स है उसकी वहाँ पर ऑटोनमस सरकार बने, इसके लिए भी काम करेंगे। ऐसा वादा किया था यूक्रेन ने। सारी बात हो चुकी थी, लगा कि फिर वहाँ शांति आने ही वाली है, लेकिन वो शांति नहीं आई। ये समझौता भी लागू नहीं हो सका। समझौता नहीं लागू होने का कारण क्या हुआ कि सिग्नेचर तो कर दिया इन दोनों ने, वहाँ के विद्रोहियों ने और यूक्रेन की सरकार ने, और एक डिक्लेरेशन भी हुआ जिसमें फ्रांस ने भी साइन किया, ये मीडिएटर थे, और जर्मनी ने भी साइन किया, रसिया ने भी साइन किया। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि ये हमने सिग्नेचर जो किया, इस समझौते को जो मान लिया, वो रसिया के दबाव में, अंडर द प्रेशर ऑफ रसिया, हम इसको नहीं मानेंगे। रसिया ने कहा कि हम तो इस समझौते का हिस्सा ही नहीं हैं, हमको मानने न मानने को कोई सवाल नहीं है। जहाँ तक फॉरेन फाइटर्स की बात है, ये रसिया के कुछ लोग अपनी मर्जी से विद्रोहियों को साथ देने के लिए जरूर गए हैं, हमने नहीं भेजा है, न हमने किसी को भेजा है, न हमें वापस करना है। हाँ, हमारी सेना वहाँ पर नहीं है। ये सारी बातें हुई, तो ये जो 12 पॉइंट का जो समझौता हुआ, ये लागू नहीं हो सका। नतीजा क्या हुआ, फिर युद्ध जैसा वातावरण बनने लगा। कभी भी युद्ध हो सकता है। एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया, वो ये कि रसिया की करीब 1 लाख से अधिक सेना यूक्रेन की सीमा पर पहुंच गई है। लगता है कभी भी युद्ध हो सकता है। अगर फिर कहीं युद्ध हुआ, फिर वही परेशानी होगी, फिर वही फ्रांस और जर्मनी इसमें सामने आए। उन्होंने रसिया को बुलाया और यूक्रेन के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया पेरिस में, अभी 26 जनवरी को बुलाया, 22 अभी 15-20 दिन पहले बुलाया। वहाँ सीज फायर की बात की गई, पूरी बात नहीं बनी। कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी मीटिंग फिर करेंगे, बर्लिन में करेंगे, जर्मनी में। इसी बीच में यूक्रेन का प्रेसिडेंट भागा गया, नहीं यूक्रेन का नहीं, फ्रांस का प्रेसिडेंट भागे गए यूक्रेन, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले, रसिया गए, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले, और वहाँ से वापस आए हुए हैं। और ये जो जर्मनी है, वहाँ के चांसलर अमेरिका जा कर के प्रेसिडेंट बाइडेन को ब्रीफ करके आए हुए हैं। और हर रोज़ लगता है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में शांति कायम होना थोड़ा आसान नहीं लगता है। युद्ध होगा या ना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन परेशानियां अभी भी हैं। और ये जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है बहुत एक्टिव है। लोग ये भी कहते हैं कि ये ओवर एक्टिव है। सो क्योंकि फ्रांस में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, इलेक्शन अभी 2 महीना बाद, फर्स्ट वीक अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एक्चुअली इज एड्रेसिंग टू द होम क्राउड, ऐसा इन लोगों का, कुछ लोगों का मत है।
हमारा मानना ना मानना कोई मायने नहीं रखता है। अभी तक जो बातें मैंने की है उन सारी बातों का मैं विश्लेषण करूंगा, यहाँ पर मैं अपना विचार दूंगा। पहली बात तो ये कि ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्या फिर से युद्ध होगा, फिर से दुनिया परेशानी में पड़ने वाली है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये युद्ध नहीं होने वाला है। युद्ध करने की स्थिति में कोई भी देश नहीं है, न यूरोप है, न अमेरिका है, न रसिया है, न कोई और है। युद्ध तो नहीं होगी। लेकिन एक बात जो अवश्यम भावी है वो है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर फर्स्ट और कोल्ड वॉर सेकंड पहले हो चुका है। पूरी संभावना है कि कोल्ड वॉर थर्ड भी हो जाए। रूप अलग अलग होगा, उसी तरह का नहीं, उसमें फर्क हो सकता है कि कोल्ड वॉर होगा जरूर, ऐसा लगता है। अगर कोल्ड वॉर हुआ तो अलायंस क्या हुआ? अमेरिका का तो साफ है कि नेटो था और अब भी है, पूरे यूरोप है उसके साथ। और रसिया का जो वार्सो पैक्ट था अलायंस, वो तो टूट गया है, नहीं है अभी। रसिया भी कई टुकड़े में हो चुका है। लेकिन ये संभावना सामने आ रही है कि रसिया का साथ दे सकता है चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि चाइना क्या करेगा और क्या नहीं करेगा और क्या बोलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और चाइना जो करेगा वही पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया भी करेगा। लेकिन रसिया समर्थ है अकेले भी, अभी टूट के भी बहुत मजबूत है वो, अकेले भी वो लड़ सकता है अगर लड़ाई हुई तो। हाँ, कोल्ड वार होगा, कोल्ड वार में लड़ाई तो होती नहीं एक्चुअली, ये टेंशन होता है, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर। अब लड़ाई हुई जैसे अभी हो रहा है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर तरह का होता है। इसकी पूरी संभावना है जो होगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्या होगा फिर उस पर बात करेंगे कभी। और तीसरी बात, इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया नॉन अलाइंड तो अब नहीं है। इस घटना ने एक बात जाहिर कर दिया है कि इंडिया का नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी समाप्त हो गई है। लेकिन जो पॉलिसी है निष्पक्ष होने की, उसको क्या कहेंगे आप? इसको हम न्यूट्रलिटी कह सकते हैं। न्यूट्रल हैं हम। न्यूट्रल होने में और नॉन अलाइंड होने में बड़ा फर्क है, आकाश पाताल जैसा फर्क है। न्यूट्रल निष्क्रिय होता है, चुपचाप बैठा रहो, देखते रहो क्या होता है। पूरी दुनिया में आग लगे, बाढ़ आ जाए, कोई चिंता नहीं, अपना चुपचाप बैठ के देखो। साइलेंट स्पेक्टेटर, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। ये हुआ न्यूट्रल पॉलिसी, ये हुआ निगेटिव पॉलिसी, ये हुआ निष्क्रिय पॉलिसी, इनएक्टिव। और नॉन अलाइनमेंट चुपचाप कभी नहीं देखेगा, चाहे अपना हित उसमें हो या ना हो। और इस घटना में इंडिया का बहुत बड़ा हित, बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। बहुत बड़ी परेशानी होने जा रही है अगर कहीं युद्ध हुआ तो। यह जानते हुए भी इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, कोई शिकन नहीं है। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं हुआ। यहाँ इंडिया का अगर नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता, इंडिया एक्टिव होता। आज जो फ्रांस और जर्मनी मीडिएट कर रहा है वो इंडिया करता, किसे रोका था इसको? वो नहीं कर रहा है। तो मेरे मत में इंडिया टुडे इज फॉलोइंग न्यूट्रलिटी रादर देन नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इज नो मोर हियर इन इंडिया। दिस इज माय पर्सनल व्यू। अब रही बात इंडिया की कैपेसिटी क्या है दुनिया के तौर पर, एक तो है जो माननी पड़ेगी, और वो है बैलेंसिंग पावर। जिधर इंडिया जाएगा उधर झुक जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर उसके पक्ष में हो जाएगा। इंडिया चुप है। अगर उधर अमेरिका है, नेटो है, और इधर अगर चाइना भी हो जाए साथ, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी हो जाए रसिया के साथ, फिर भी इंडिया अगर बीच में रहा तो तौल दोनों का बराबर हो सकता है। कहीं इंडिया इधर उधर गया उधर ही पावर झुक जाएगा। ये शांति के लिए ज़रूरी है कि इंडिया का पोजीशन अपने आप में शांति के लिए काफ़ी है, ये तो होगा। और रही बात कि ये जो परेशानियां हैं, इस परेशानी का निदान क्या होगा, तो जैसा मैंने कहा कि जो मिन्स्क का जो समझौता हुआ है वही कुंजी है। दिस इज की टू रिजॉल्व यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। देखिए आगे क्या होता है। अगर जो ये तो तीसरा वीडियो मेरा है, हालांकि सब्जेक्ट अलग अलग है, विषय अलग अलग हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं चौथा भी करूँगा, लेकिन
एक एक दिन एक एक मिनट मैं गौर से देखता हूँ कि क्या वहाँ पर हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।